हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो दोस्तों, आज हम अपना अगला काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि अभी तक हम गवर्नमेंट बजट में कहाँ तक काम कर चुके हैं। बजटेड रिसीट्स के बारे में हमने जाना। हमने ये भी देखा कि भाई बजटेड रिसीट्स के अंदर कैपिटल रिसीट, साथ ही साथ रेवेन्यू रिसीट भी होती है। हमने उसके नेचर के बारे में भी जाना कि कौन सी किस तरीके से एसेट और लायबिलिटी को जो है असर डालती है। हमारा अगला काम जो है अब ये है कि हम उन सारे के सारे सोर्सेज के बारे में डिस्कस करें कि कहाँ कहाँ से हमारे पास वो कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट्स आती है, राइट। तो अब हम अगला स्टेप जो लेंगे अपने इस क्वेश्चन में, हम बातचीत करेंगे केवल किसकी, जिसमें कैपिटल रिसीट के कंपोनेंट्स आएंगे एक तरह से, करेक्ट, या कहें सोर्सेज आएंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे पास ये कैपिटल रिसीट्स आती है। सो यानी अगर क्वेश्चन आने की बात करूं तो भैया एग्जाम में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स इन गवर्नमेंट बजट, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, सबसे पहले तो मीनिंग की बात करेंगे और उसके बाद इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स की तरफ आगे चलेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ मीनिंग और सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट की बात की गई है। तो भैया मीनिंग तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, करेक्ट। जो भी कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो क्या करती हैं, या तो हमारे एसेट को रिड्यूस कर देती हैं या कोई लायबिलिटी क्रिएट कर लेती है। गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहा है काम। तो गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी इससे, यानी जब वो बोरोइंग्स करेंगे, लोन्स लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पैसा आएगा वो कैपिटल नेचर का है। या फिर अगर किसी एसेट को बेच दिया जाए, या जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में अगर उनके शेयर्स को बेच दिया जाए, उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जाए, तो उसमें भी यही काम होगा। आइए पढ़ें इसे। सो मीनिंग हमारे सामने है दोस्तों, और लिखा गया है कैपिटल रिसीट्स रेफर्स टू दोज रिसीट्स विच क्रिएट, क्या करती हैं, विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। किसके, गवर्नमेंट के भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट की ही तो बात हो रही है ये। अब उसके बाद क्या, लायबिलिटी का मतलब क्या है कि भैया कोई ना कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, जिनसे भी बोरिंग्स की है, पब्लिक से भी बोरिंग होती है, करेक्ट। सो इट क्रिएट्स लायबिलिटी मीन्स देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। यहाँ पर इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जब हम रेवेन्यू रिसीव करेंगे तो वहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन टू रिटर्न नहीं होता। दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर कि अगर आप कोई लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं भाई, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपने पैसा लिया दैट हैज टू बी रिटर्न। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एसेट्स, तो जाहिर सी बात है एसेट रिड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेच देगी, तभी जाके तो ये पैसा आएगा, तभी तो ये रिसीट्स आएंगी। सो गवर्नमेंट विल हैव टू सेल देयर एसेट्स, तभी ये काम होगा, करेक्ट। लेकिन इस बात को हमें अच्छी तरह समझना होगा कि ये जो पैसा आ रहा है भैया, ये रेगुलर नेचर का नहीं है, ये इररेगुलर नेचर का पैसा है। जब टैक्स की बात करते हैं तब तो भैया हर बार आता है, हर महीने आता है। वो तो इनकम टैक्स तो सालाना आता है, लेकिन उस इनकम टैक्स में कुछ एडवांस टैक्स भी आता है हर क्वार्टर में। उसके अलावा जीएसटी हर महीने आता है गवर्नमेंट के पास, करेक्ट। सो इनका नेचर क्या है, वो तो टैक्स की बातें बता रहा हूँ, वो रिकरिंग नेचर है। लेकिन ये किस नेचर के हैं दोनों, ये जो नेचर होंगे भैया ये नॉन रिकरिंग नेचर होगा, इररेगुलर नेचर होगा, करेक्ट। आइए आगे चलें। अब क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। जैसा कि मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच देती है, जो भी पीएसयूज में है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है, तो उन अंडरटेकिंग का स्टेक बेचने का तरीका ये होगा कि गवर्नमेंट के पास जो भी सारे के सारे शेयर्स हैं उनका कुछ हिस्सा बेच दिया। किसको बेच दिया, या तो प्राइवेट सेक्टर को ही बेच दिया, पूरे के पूरे किसी कंपनी को ही बेच दिया, या पब्लिक में उसको किसी तरीके से बेच दिया। तो गवर्नमेंट का वैसे तो मेजर तरीका यही होता है कि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में इसे सौंप दे, क्योंकि वही बिजनेस चलाएंगे, करेक्ट। सो ऐसी सिचुएशन में अगर हमने किसी पूरी की पूरी पीएसयू को बेच दिया तो वो प्राइवेटाइजेशन हो गया कंप्लीट, पूरी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसा हो। पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल, कि जी अपने हाथ में रख लिया 33%, बाकी 67% उनको दे दिया। सो तरह तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। आइए सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जानें। सो सबसे पहले क्या, इट रेफर्स टू द सेल ऑफ द पार्ट
और होल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, या तो पूरा का पूरा या उसका एक हिस्सा, किसका, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, राइट। जैसे LIC का मैंने बताया था, LIC एक PSU है, अब LIC के अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, वहां से लेकर के पैसा निकाला और बेच दिया। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, नवरत्न हैं, इतने सारे हैं ना हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आपने पढ़ा ही हुआ पहले। सो ये गवर्नमेंट के पास जो थे, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर जब बेच दिया तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। दूसरी बात ये होती है कि गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया, बोरोइंग कर भी सकती है और लोन्स दे भी सकती है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्तों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दूसरे यूनियन टेरिटरीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी लोन देती है। कुछ पैसा तो होता है कि उनको ग्रांट देना ही पड़ता है, भैया तुम अपना खर्चा वर्चा पूरा करो, तुम अपने खर्चे निकालो, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी भी सिचुएशन है जहां पर वो अपने खर्चों को निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले लेते हैं। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेंगे तो भैया वापस तो करना पड़ेगा। अब जब हमने एज सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लोन दिया था, अब उसकी वापसी हो रही है, हमारे पास रिटर्न आ रहा है, पैसा रिकवरी हो रही है, तो डेफिनेटली पैसा आएगा। रिकरिंग नेचर का नहीं है, ये भी कैपिटल नेचर का है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई रिकवरी जो होगी डेट की, दैट इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज। अब ये क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया हुआ है तो भैया उनसे लेना बाकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो एसेट हो गया ना, क्योंकि लेना बाकी है। अब जब वो उसके लिए एसेट हो गया तो भैया पैसा तो आएगा वापस। दीज लोन्स आर एसेट्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर लिख देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब रिकवरी जब होगी तो वो कैपिटल नेचर की है, जाहिर सी बात है, और गवर्नमेंट के एसेट जो है उससे रिड्यूस हो जाएंगे, करेक्ट। अगर मैंने किससे पैसा लेना है तो वो मेरा एसेट है, वो एसेट रिड्यूस हो जाएगा, लेने का राइट जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे डेटर से पैसा रिकवर करते हो तो डेटर के नाम का तो राइट हो गया ना पैसा लेने का, तो अब आपके पास जो पैसा आ गया तो कैपिटल नेचर का मनी है वो, करेक्ट। सो ये क्या आ गया, रिकवरी ऑफ सच लोन इज अ कैपिटल रिसीट एज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस बात को आप ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो ये रीजंस आपको देने पड़ेंगे, वहां पर आपसे वो रीजंस मांग सकते हैं, इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, करेक्ट। अब चलते हैं आगे, जैसा कि मैंने बताया बोरोइंग्स करेगी हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, पैसा रेज करती है भाई, पब्लिक से भी कर सकती है, कमर्शियल बैंकों से भी ले सकती है, RBI से भी ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से भी ले सकती है। उसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि आप देखते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है, वर्ल्ड बैंक है उससे लोन ले लेती है, आप देखते हो ना। तो इस तरह से वो पैसा देते हैं। अभी जैसे कोविड के समय वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने बहुत सारा पैसा बहुत सारी कंट्रीज़ को दिया है कि जी आप फिलहाल जो है कोविड की समस्या का समाधान करने के लिए, मेडिकल में लोगों की केयर के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए इस पैसे को ले लो। तो जब इस तरह से पैसा उनके द्वारा दिया जाता है तो ऐसा थोड़ी कि वो हमारा हो गया भाई, वापस भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो हमारे पास फिलहाल के लिए पैसा आ गया है वो बोरिंग्स है, करेक्ट। तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी देश की मेन गवर्नमेंट जो है उसको ये पैसा वापस करना पड़ेगा भाई। सो बोरोइंग मीन्स व्हाट, बोरोइंग मीन्स डेट्स और लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सेस एक्सपेंडिचर। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये एक्सेस एक्सपेंडिचर वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने कोई खर्चा करना है तो खर्चा करने के लिए उनके पास रेवेन्यू भी तो आ रहे हैं, टैक्सेस से भी पैसा आ रहा है भाई, करेक्ट और नॉट। उस खर्चे को निभाने के लिए जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो तो खर्चा कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं भाई जो ना पैसा ना होने के बावजूद भी करने ही पड़ेंगे। जैसे कि डिफेंस का खर्चा है, पुलिस की सैलरी है, गवर्नमेंट को एजुकेशन पर खर्च करना ही करना है। तो अगर रेवेन्यू कम भी आए तब भी गवर्नमेंट को ये खर्चा करना है, इन एनी केस ये खर्चा करना ही पड़ेगा। और अगर ये खर्चा करना ही पड़ेगा और पैसे हैं नहीं, रेवेन्यू इतना आया नहीं, तो भैया लोन लेके करना पड़ेगा। दैट इज वाई दीज वर्ड्स आर रिटन के ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेस एक्सपेंडिचर को, इसको पूरा करने के लिए ये लोन लेने पड़े गवर्नमेंट को। कहां से ले सकती है, आइए वो देखें हम। गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम ओपन मार्केट, जैसे कि पब्लिक या कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक से ले लिया, कमर्शियल बैंक से ले लिया, या RBI से ले लिया,
या भैया फॉरेन गवर्नमेंट से ले लिया, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने बताया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक, इनसे ले लिया। तो ये है एक और जरिया जिससे कि क्या आ जाता है, हमारे पास कैपिटल नेचर का अमाउंट आ जाता है। नाउ वी मूव टूवर्ड स्मॉल सेविंग्स। इस बात को समझिए कि बहुत सारे लोग जो हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में भी पैसा लगाते हैं, प्रोविडेंट फंड में भी पैसा लगाते हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है। अब एक समय बाद तो ये पैसा वापस करना ही पड़ेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो ये किसके हाथ में आ गया, पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल भी करती है और उस पर इंटरेस्ट देती है, लेकिन इस पैसे को वापस करने का भी समय आएगा, तब तक के लिए हमारी लायबिलिटी है, बोलो यस और नो। तो गवर्नमेंट अगर बोरोइंग कर रही है तो बोरोइंग पब्लिक से स्मॉल सेविंग्स के रूप में भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने एक ये तरीका चलाया हुआ कि पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा कराओ, आपको आज की डेट में बैंक में तो भैया कम पैसा मिल रहा है, हम आपको उससे ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। समझे बात को कि नहीं? तो दिस इज व्हाट इज बोरोइंग फॉर द गवर्नमेंट। लायबिलिटी है, वापस करना पड़ेगा भैया पैसा ये। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या कहा मैंने, इट रेफर्स टू पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एंड प्रोविडेंट फंड्स डिपॉजिट्स मेड बाय द public. This kind of a borrowing, this is a kind of borrowing from the by the government, borrowing for the government भी सही है, borrowing by the government लिख दीजिएगा, करेक्ट। तो ये हो गई कहानी। अब आती है बात रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से आएंगे। ये सब वही कहानी है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, बस अब धीरे 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 उसके नए पन्ने खुलते चले जा रहे हैं, नई नई परतें जो हैं आती जा रही हैं, प्याज की तरह छिलके उतरते चले जा रहे हैं और अंदर पहुंचते जा रहे हैं। सो रेवेन्यू रिसीट्स का मीनिंग क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ना तो ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ाते, पैसा जरूर आएगा, लेकिन ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी ना ही एसेट घटेंगे, करेक्ट। तो ये जो दोनों काम कैपिटल रिसीट्स में एसेट और लायबिलिटी पर असर डालते थे, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन पैसा फिर भी आता है। ये रिकरिंग नेचर का है, हमें वापस भी करने की जरूरत नहीं है भाई, टैक्सेस का पैसा कोई वापस थोड़ी होता है, गवर्नमेंट थोड़ी वापस करती है। सो रेवेन्यू रिसीट्स रेफर्स टू दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। अब these do not increase or create liabilities and they do not reduce the assets as well, ना assets reduce होते हैं। so इसका मतलब ये हुआ कि अगर टैक्स आया तो उस पैसे को वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, so there is no obligation to return that amount। Likewise यहाँ पर भी पैसा आया लेकिन गवर्नमेंट ने किसी एसेट को बेचा नहीं। अभी जस्ट आपने पिछले सेशन में, पिछले इस पोर्शन में देखा था कि वहां पर कैपिटल नेचर की रिसीट में डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया था, करेक्ट और नॉट, उसमें एसेट को बेचा गया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट डू नॉट सेल दीज एसेट्स फॉर दोज रिसीट्स, इसके लिए कुछ एसेट बेचना नहीं पड़ता। और ये क्या है, रेगुलर नेचर की है, रिकरिंग नेचर की है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सिस्टम बनाया है जैसा कि आपने कैपिटल रिसीट में देखा, बिल्कुल उसी तरह से सेंटेंसेस लिखे हैं और आपको बस ये देखना कि क्या चीज़ किस में है, दूसरे में नहीं है, राइट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट कि भाई सोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दो तरह के टैक्सेस हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पर लगाया गया उसी की जेब से जाएगा और उसी को बियर करना है और उसी को पे करना है, पे करने की जिम्मेदारी और जो उसको बियर करने का जो है बर्डन वो भी उसी पर है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में पे करने की जिम्मेदारी किसी और की होती है, लेकिन जो उसका बर्डन है वो किसी और पे शिफ्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल दिया था कि दवाई लेने जाते हो तो भैया उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, उस मेडिकल स्टोर वाले ने गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया, लेकिन वो आपकी जेब से वो रिकवर कर लेगा क्योंकि प्राइस में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, फॉलोइंग आर द रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। सबसे पहला है टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू में दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट रेफर्स टू दोज टोटल रिसीट्स फ्रॉम वेरियस टैक्सेस एंड सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी ड्यूटीज की तरह होते हैं ये। ड्यूटीज लगा दिया आप, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बताया था ना, इस
पर्टिकुलर चैप्टर की बिगिनिंग में ही मैंने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपको बता दी थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसे इम्पोज कर दिया मेरे दोस्तों। सो दीज आर इम्पोज बाय गवर्नमेंट। बहुत सारे टैक्सेस हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बताया क्या होता है आपको मैंने, और इनडायरेक्ट भी क्लियर कर दिया, राइट। सो एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर व्हाट, इनकम टैक्स, जिस पर लगाया उसी को देना है। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी पर लगाया जिस कंपनी पर उसी को देना है। कैपिटल गेन टैक्स, डेथ ड्यूटी, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स तो अब नहीं होता, बट पुराने टाइम में होता था ये, ठीक है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये क्या है, ये है डायरेक्ट टैक्सेस की कहानी। फिर जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सब के सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। हालांकि इनमें से कई चीज़ें अब किस में चली गई हैं, जीएसटी में चली गई हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, वो भी जीएसटी में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये बस टाइप्स हैं जो कि लगाए जा सकते हैं, करेक्ट। तो इनका नेचर बताया मैंने आपको। सो ये सिचुएशन थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। लेकिन रेवेन्यू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बाकी है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन टैक्सेस नहीं है वो। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने जहां पर जिस कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं पीएसयू में, भैया उस शेयर्स पर पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शेयर्स पर डिविडेंड आएगा, प्रॉफिट आएगा, लेकिन लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। लाइसेंस फीस है, रोड टैक्स है, एक तो रोड टैक्स हो गया, एक लाइसेंस फी हो गई। तो अगर आपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराया तो रोड टैक्स दिया, दैट इज अ टैक्स। लेकिन अगर बात की कि आपने लाइसेंस बनवाया तो आपकी उसने फीस दी है, इस चीज़ की फीस दी गई है, राइट। फिर आपने चालान कट गया, आपका फाइन्स या पेनल्टीज लग गई आपके पास। जैसे आप टाइम से डिले कर देते हो, डिले कर दिया आपने कि आपने देना था इस डेट तक, लेकिन आपने डिले कर दिया। अब डिले कर दिया तो भैया फिर भुगतो, पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो टैक्स नहीं कहलाएगा, बट दैट इज अ पेनल्टी। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास दूसरे देशों से गिफ्ट्स और ग्रांट्स आते हैं, ठीक है कि नहीं, जो कि वापस करने की जरूरत ही नहीं होती उसमें, तो है ना। फिर एस्चीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए उससे पहले मैं आपको जो जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो करवा देता हूँ, ठीक है। सो क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू? इट इंक्लूड्स ऑल रेगुलर रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन टैक्सेस। आएंगे रेगुलरली लेकिन ये टैक्सेस नहीं है, करेक्ट। सोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या आता है, इंटरेस्ट आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, शेयर्स आपने खरीदे उसका प्रॉफिट आ जाता है, करेक्ट। ये क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ आपके रेवेन्यूज आ जाते हैं, कमर्शियल रेवेन्यू आ जाते हैं, ग्रांट्स एंड एड्स आ जाती हैं। किस तरह की आ जाती हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फीस आ गई आपके पास, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है। कमर्शियल नेचर का रेवेन्यू, अगर सरकार ने किसी को कोई, मान लीजिए कोई चीज़ खोलने का कोई एक जगह पर कमर्शियल राइट दे दिए और उसकी फ़ीस ले ली, वो कमर्शियल नेचर की फीस है, कमर्शियल नेचर का भी रेवेन्यू है वो, ठीक है कि नहीं। अब इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, डिविडेंड और फी, फाइन्स एंड पेनल्टीज। एस्चीट, एस्चीट का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और अब उसका कोई वारिस नहीं बचा, कोई क्लेम करने वाला नहीं बचा, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है, वो गवर्नमेंट की हो जाती है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एस्चीट, दैट इज कॉल्ड एस्चीट। और गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स का मैंने आपको बताया था। उसी तरह से एक फोर फीचर होता है। फोर फीचर का मतलब कि मान लो किसी व्यक्ति ने जो है गलत काम किया, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया उसे, अब जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका फोर फीचर होगा, वो कब्जा होगा उस पर। समझे बात को कि नहीं। फिर असेसमेंट, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है समाप्त। अगले क्वेश्चन में जब हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे दोस्तों टैक्स रेवेन्यू की और ज्यादा डिटेल्स करने, कि टैक्स आखिरकार है क्या, क्या इसका मीनिंग है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में और भी बातें करेंगे। तो आपने यहाँ ध्यान से इस चीज़ को देखा कि हमने सबसे पहले तो बजटेड रिसीट्स बता दी, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट के अंदर, गवर्नमेंट बजट में हमने कहा कि भाई यहाँ पर रिसीट्स भी हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी हैं।
इन रिसीट्स को भी हमने कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में डिवाइड कर दिया। अब उस रेवेन्यू रिसीट को भी हमने किस में बात कर दिया, डिवाइड किया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, करेक्ट और नॉट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पर हमें इस टैक्स के बारे में और डिस्कशन करना है कि टैक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, राइट। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो बताया ही है, लेकिन टैक्स की डेफिनेशन क्या है, अब ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। सो ये जो हमारा सेशन था ये केवल था कहाँ तक के लिए कि जी नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, यहाँ पर इसे करते हैं समाप्त। अगले सेशन में जाने से पहले इस क्लास को आप एक बार दोबारा देखेंगे, राइट, तभी आप नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।